कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने निर्भया केस के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको दे दिया। आप चाहें तो हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की प्लेलिस्ट में जाकर के निर्भया केस का वो एनालिसिस देख सकते हैं। उसमें अच्छे से हमने केस बाय केस विनय, मुकेश, पवन जो भी थे, जो इसमें कन्विक्टेड थे, अच्छे से केस बाय केस हमने उनके बारे में समझाया। उस समय बार बार जिक्र रिव्यू पिटीशन का, क्यूरेटिव पिटीशन का, मर्सी प्ली का और उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का जिक्र आया। हमने एक एक चीज़ खूबसूरती समझाई है, समझने के लिए उसे सुन लेना दोबारा जा करके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि तब भी हमने चीज़ें और प्रक्रियाएं बताई थी, लेकिन हमें उसे डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम तीनों एक साथ लेकर के चलेंगे, दैट इज़ रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी प्ली, जिसे आप मर्सी पिटीशन भी कहते हैं। इनके सारे गुण धर्म आपको समझ आ जाएंगे और फिर हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है कि ये प्रावधान संविधान के अंदर अवेलेबल ही क्यों है। देखिए, रिव्यू पिटीशन तक का जो सिस्टम है वो अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 क्लियरली डिक्टेट करता है द रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 137। लेकिन इसके बाद जो क्यूरेटिव पिटीशन है, ये यूनिक प्रोसीजर है जो कोर्ट ने खुद से डिवाइस किया। ये संवैधानिक ढांचे के अंदर अवेलेबल नहीं था। मर्सी प्ली का प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजन भी कोर्ट ने अपने लेवल पे डिवाइस किया, आगे बढ़ाया, ये भी अवेलेबल नहीं था। ओके, ये सारी चीज़ें हमें समझनी जरूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इसे हमें क्यों डिस्कस करना है। देखिए, जब आप एक कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा है और रूल ऑफ लॉ यहाँ पर ये बताता है कि सभी समान हैं, इक्वलिटी है, आर्टिकल 14। अब ये जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, इसका यहाँ पर मतलब क्या है, पर्पस क्या है। इक्वलिटी में सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं आती हैं कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं और कानून सभी को बराबर दंड या बराबर सज़ा या बराबर माफ़ी देगा। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कानून सभी को बराबरी में एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सेसिबिलिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, तभी रूल ऑफ लॉ प्रॉपर इक्वलिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश कर पाएगा। एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें ये आ जाता है कि जिनके पास जुडिशियल सर्विसेज लेने का कोई आधार नहीं है, उनको क्या किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड का प्रोविज़न प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसे फिर फ्री लीगल एड का एक कंसेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में गिवन था और उसको फिर आगे कानून बना करके लाया गया। जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा 1980s का जो दौर था, उस समय में कई रेवोल्यूशनरी कदम उठाए गए और वो जाने जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट लोक अदालतें। ये लोक अदालत, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ये सारी चीज़ें आधार बनी इस बात का कि जस्टिस एक्सेसिबल बनाया जाए ज़्यादातर लोगों को और सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को भी जस्टिस के एम्बिट में लाया जाए ताकि वो जुडिशियल सर्विस ले पाए। क्योंकि खर्चा, तकनीकी तौर पर बहुत ही कठिन प्रक्रिया और डिस्टेंस, इन तीन चीज़ों की वजह से वो लोग खर्चा नहीं कर पाते, तकनीकी जानकारियाँ उन्हें नहीं हो पाती, दूरी बहुत पड़ जाती है, वो जस्टिस नहीं ले पाते हैं। तो ये भी रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के विरुद्ध था। रूल ऑफ लॉ में एक कंसेप्ट और आ जाता है। जब आप कानून के सामने बराबरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि कानून सज़ा देने में भी और कानून सज़ा माफ़ करने में भी किसी के मामले में इमोशनल एस्पेक्ट से नहीं चलेगा और वो एक पॉपुलर प्रेशर से नहीं चलेगा। वो अल्टीमेटली जस्टिस करते हुए भी रूल ऑफ लॉ ही फॉलो करेगा। इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है, एक ह्यूमनिस्टिक स्टेट का निर्माण करना है, जिस ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर स्टेट में ये बात अटमोस्ट अश्योर्ड होनी चाहिए कि किसी भी तरह से किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिल जाएगी। अगर ये होने लगा तो जस्टिस का वेरी पर्पस लूज हो जाएगा। समझ आई बात। सज़ा, एक बात दिल में हमेशा समा लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, टॉपिक भी है, सज़ा देना किसी भी कानूनी प्रक्रिया का आधार नहीं है। केवल कि कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य केवल सज़ा दे देना है किसी को, यह एक तरह का वेंजेंस हो जाएगा, बदला हो जाएगा।
और ऐसा कभी भी किसी कानूनी प्रक्रिया में नहीं होता। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत नहीं लिया जाता। गांधी कहते थे आँख के बदले आँख ले लोगे पूरी मानवता अंधी हो जाएगी, फिर कैसे चलोगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि सज़ा जो है वो एक तरह से जो पीड़ित परिवार है उसे एक रेमेडी दी गई है, उसे रेमेडी प्रोवाइड की गई है। समाज, कानून किसी तरह के किसी से बदला नहीं ले सकता, क्योंकि बदले की भावना से कार्य करने वाला समाज भी तो किसी भी तरह से वैलिड नहीं है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वो तो खुद बदले की भावना से ग्रस्त है। तो फिर वो न्याय कैसे कर सकता है, क्योंकि बदले की भावना से ग्रस्त होना भी तो एक अन्याय है, ये भी तो एक अन्याय है। इस भावना से ओतप्रोत अगर समाज न्यायपालिका पर दबाव क्रिएट करेगा और न्यायपालिका उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बिहेव करने लग जाएगी, तो खुद न्यायपालिका रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रही है जस्टिस डिलीवर करते हुए, और फिर वो जस्टिस नहीं हुआ, फिर उसे भी इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं करेंगे, वो भी आर्टिकल 14 नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, इसमें जब आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स करते हैं, जब डिक्रीज आती हैं, जजमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रूल ऑफ लॉ का ही कंसेप्ट है कि किसी भी तरह से जज जो है वो जज की निजी इच्छा वहाँ पर नहीं चलेगी, यानी कि जज कभी भी प्रेजुडिस्ड होकर के बिहेव न करें, ये एक्सपेक्टेड होता है, और वो कर ना पाएँ इसके लिए लीगल सिक्योरिटीज़ हैं, लीगल प्रोटेक्शन है, क्योंकि जुडिशरी को काम करना है एविडेंस बेस्ड, जुडिशरी को काम करना है इन्वेस्टिगेशंस पे। तो इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में जिसमें पॉलिटिकल इम्पैक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज समवेयर बैक्ड बाय द पॉपुलर एस्पेक्ट, बिकॉज वी आर लिविंग इन द इलेक्शन ओरिएंटेड कंट्री, एंड फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग द वोट इन द पॉपुलरिस्टिक मेजर, आप किसी भी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का दबाव बना सकते हैं पुलिस, प्रशासन, सीबीआई या किसी भी अदर एनालॉगस सर्विसेज के ऊपर, और उस स्तर पर अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो गई तो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के मुताबिक कानून जो है उसे काम तो एविडेंस पे, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे करना है। ऐसे में यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस हो सकता है, इस तरह के थॉट्स हैं, हो सकता है नेचुरल जस्टिस ना भी हो। इसके लिए कई सारी सक्सेसिव लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, वो सक्सेसिव लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस जो कि रूल ऑफ लॉ का ही आधार हैं, क्योंकि अगर वीक इन्वेस्टिगेशंस या फिर वेग इन्वेस्टिगेशंस या डिस्टॉर्टेड इन्वेस्टिगेशंस या फिर अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर इन्वेस्टिगेशंस, इन चीज़ों की वजह से अगर जुडिशरी किसी निर्णय तक पहुंच गई और उसके अधीन अगर निर्णय दे दिया गया, तो यह भी तो रूल ऑफ लॉ का डिनायल है, यह भी तो रूल ऑफ लॉ का डिनायल है। To protect the rule of law, we need to provide successive protection layer against the detrimental effect of the popularistic election procedure and the popularistic democratic system. Yes, democracy is good, but the thing is, to enchant that democracy, you can utilize the illicit ways. आप हर बार प्रयास करेंगे किसी एक वर्ग से, किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप को प्लीज करने का, ऐसे में कुछ ऐसी भी चीज़ें की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान आया लगातार, वो सीबीआई को कहती रही कि पिंजड़े में बंद तोता है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के वक्तव्य दे चुका है कि आप पिंजड़े में बंद तोते की तरह लगते हैं। ये सारी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट, ये इसका मतलब क्या है, सीबीआई का यूज़ किया जाता था, होता है। ये सब चीज़ें अगर ग्राउंड स्तर पर होंगी, और यही वो बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है क्या एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, किस तरह की जाँच ये करते हैं, और उसी के आधार पर जुडिशरी अपने डिसीजन प्रोनाउंस करेगी, तो फिर सारी प्रैक्टिस ही मालाफाइड है। ऐसे में कई स्तर पर जुडिशरी अपने निर्णयों को ही सुधारती है, अपने ऑर्डर्स, अपने जजमेंट्स को सुधारती है। उस सुधार प्रक्रिया में ये तीन बहुत बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें पहली आती है रिव्यू पिटीशन, दूसरी क्यूरेटिव पिटीशन, फिर मर्सी पिटीशन, और मर्सी पिटीशन के ऊपर फिर रिव्यू पिटीशन। आई बात समझ में? इसमें से पहली रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी के ऊपर लगने वाली रिव्यू, ये तीन तो कोर्ट के अधीनस्थ हैं, ये कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में आती हैं। लेकिन अब ये भी माना जाता है कि कोर्ट जिसमें जजेस अपनी विजडम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आर देयर, एविडेंसेस आर देयर, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप टू इंटरप्रेट द एविडेंसेस ना, टू इंटरप्रेट द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अ स्कोप।
So there is a scope of arbitrariness, there is a scope of prejudice, there is a scope of malified aspect, and there is a scope of error in the investigation. कई तरह के एरर हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, कई तरह की समस्याएं रह सकती हैं। ऐसे में जुडिशरी भी पूर्ण रूप से एक लास्ट बॉडी ना हो जाए एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, और रूल ऑफ लॉ उस लेवल पर भी ना डिनाई होए किसी के साथ जस्टिस डिनाई करने की वजह से, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को यानी कि प्रेसिडेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो अपना मर्सी पिटीशन के अंदर, दया याचिका के तहत अपनी शक्तियों, अपने अधिकार क्षेत्र को इस्तेमाल करते हुए किसी रॉन्ग को अनडन करते। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखेंगे ना, बड़ा यूनिक है, ऑलवेज बैलेंसिंग। एक तरफ अगर देखेंगे तो संविधान की रक्षा की खातिर हर बार सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी को और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को प्रोमिनेंस दी गई है। किसके लिए? संविधान की रक्षा की खातिर। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा की खातिर ऑलवेज पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल जमात को, लेजिस्लेचर को महत्वता दी गई है। जैसे अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम विल बी देयर, जजेस अपॉइंटमेंट कॉलेजियम विल बी देयर, बट द रिमूवल डन बाय द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट विल बी देयर, उसका रिमूवल पार्लियामेंट करेगा। जैसे न्यू हाई कोर्ट्स, जैसे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करना, कोर्ट्स विल डिसाइड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, जजेस विल डिसाइड, चीफ जस्टिस विल डिसाइड कि किधर केसेस लगाने हैं, कैसा रोस्टर प्रिपेयर करना। बट इफ यू नीड टू एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, इफ यू नीड टू एस्टैब्लिश न्यू कोर्ट, देन द लेजिस्लेचर इज देयर, पार्लियामेंट इज देयर, वो ये करती है। जजेस अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम इज देयर, बट जजेस की संख्या बढ़ानी है तो पार्लियामेंट इज देयर, वो ये करती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से एक बैलेंस है। सब संविधान की रक्षा खातिर संवैधानिक तंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वेरी इंटैक्ट, बट पूर्ण रूप से यह संविधान असल में कार्य ही कर पा रहा है क्योंकि एक लोकतांत्रिक पद्धति है, और लोकतंत्र में लोक वर्ड कभी इग्नोर ही नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लोग हमेशा महत्व रखें, और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन? प्रतिनिधि। तो इसलिए जो न्याय कानून बनाने वाली हमारी बॉडी लेजिस्लेचर है, विधान पालिका जिसे हम संसद कहते हैं, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए कैसे प्रेसिडेंट एंटर हो रहा है मर्सी पिटीशन के मामले में। तो ये एक ऑलवेज बैलेंस रखा है कि ना कभी संवैधानिक आत्मा खत्म हो और ना कभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का कभी हनन हो। इन सारे कंसेप्ट्स के तहत ये चला है, और अंत उद्देश्य किसी भी लोकतांत्रिक देश का यही होता है कि जस्टिस किसी कीमत पर डिनाई ना हो जाए। ये बात मान, क्योंकि बदले की भावना से कार्य नहीं हो रहा। अगर आप केस टू केस बेसिस पर सज़ा की अवधि बढ़ाने घटाने प्रक्रियाओं को हर बार बदलेंगे कि इस बार किसी केस के सेंटीमेंट को लेकर के पॉपुलर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, चलो सज़ा की प्रक्रिया में अमेंडमेंट कर दें, चेंजेस कर दें, कुछ भी कर दें, ये भी एक तरह का गैम्बल विद द लॉ है। इट इज़ अ काइंड ऑफ गैम्बल विद द लॉ, कानून के साथ जुआ खेलने जैसा है। बिकॉज फिर अगर एक बार ये ट्रेडिशन सेटल हो गया, फिर आप इसे खुद भी रोक नहीं पाएंगे, ये चलता ही जाएगा। और जिस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें आपको पॉपुलर वोट मोबिलाइज करना, उसमें फिर ये हर रोज़ की एक प्रक्रिया बन जाएगी, और फिर जुडिशरी इंटैक्ट नहीं रह पाएगी, नेवर। ऐसे में इस तरह के प्रेसिडेंट्स कभी भी सेट नहीं करता है कोर्ट। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, और बाकी की इनकी कहानियाँ आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैं लेक्चर चला रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग पूरा ही खुल जाए कि क्वेश्चन में अगर रीज़न असर्शन आ जाए कि रूल ऑफ लॉ के लिए सच प्रोटेक्टिव मेजर्स आर इंटैक्ट, तो फिर यू कैन वेरी वेल आंसर द रीज़न असर्शन क्वेश्चन कि येस दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। अदरवाइज इन द एग्जामिनेशन यू कैन नॉट रिलेट देम विद द रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड इंडिविजुअल डिग्निटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इज इंपॉर्टेंट। कौन इंश्योर कर रहा है? ये तीनों प्रक्रियाएं। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, कौन अश्योर कर रहा है? ये। आर्टिकल 14 इक्वलिटी, कौन अश्योर कर रहा है? ये। तो आर्टिकल 14, 19, 21 आधार हैं भारत में जीवन का। लोकतंत्र के पिलर मानता हूँ मैंने। लोकतंत्र के अगर देशव्यापी पिलर्स देखेंगे अगर स्टेट के, तो फिर तो वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर है, मान लीजिए द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर एक निजी स्तर पर एक मनुष्य के जीवन की बात अगर आप करेंगे, तो ये तीन आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 14, 19, 21 ये लिए जाएं तो बस ख़त्म है कहानी है। उस प्रक्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहता है।
शुरुआत रिव्यू पिटीशन से करते हैं। रिव्यू पिटीशन, चलिए क्योंकि लेटेस्ट निर्भया का केस है, हम उन लोगों का नाम यूज़ नहीं करेंगे, उनमें से ABCD करके हम जिक्र कर लेते हैं। अगर चाहते हैं लोगों का नाम तो चलिए विनय का नाम यूज़ कर लेते हैं, उसी का मामला लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन मैंने पहले ही बताया, ये पहले सारा समझा चुका हूँ, अभी सिर्फ हम हाइपोथेटिकली उसका नाम यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। मान लीजिए निर्भया केस की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि कुछ चीज़ों को समझिए। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो क्रिमिनल मैटर में वर्क कर रहे हैं, अगर दो तरह के न्याय पद्धतियां हैं, सिविल और क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक है आपका इंडियन पेनल कोड IPC, CRPC है, IPC है, ये सारे हैं। अब ऐसे में दीवानी का मामला सिविल, फौजदारी का मामला क्रिमिनल। ऐसे में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ फॉर द केसेस ऑफ द क्रिमिनल कैपेसिटी, देन वी कैन कॉल देम द सेशंस कोर्ट। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल मैटर हैंडल कर रहा है, इट इज अ सेशंस कोर्ट। ऐसे में सेशंस कोर्ट अगर डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस करता है तो फिर उसके लिए जो ऑब्लिगेटरी है कि उसे हाई कोर्ट से सैंक्शन अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रीजंस कोर्ट करके, प्रॉपर ग्राउंड्स बता करके कि भाई मैंने डेथ पेनल्टी क्यों दी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो एग्रीव्ड जज, यहाँ पर जिसको डेथ पेनल्टी दी है, उसे हाई कोर्ट में अपील करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली रूट है हाई कोर्ट का। सेशंस कोर्ट का डेथ पेनल्टी का जजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल हाई कोर्ट जाएगा, और यहाँ पे सेशन कोर्ट बाउंड है ग्राउंड्स मेंशन करने के लिए कि किन ग्राउंड के बेसिस पर उन्होंने ये किया। तो आप अक्सर देखते होंगे कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट लोग हाई कोर्ट जाते नहीं हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाता है मामला, क्योंकि डेथ पेनल्टी बनी ही इसलिए रहती है कि हाई कोर्ट के पास जब सेशन कोर्ट गया था अप्रूवल के लिए, तो हाई कोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया है। हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि हाँ ये चलेगा, फिर दोबारा हाई कोर्ट के पास जाने का तो मामला बनता ही नहीं है। ऐसे में सेशंस कोर्ट्स का जब ये मामला हाई कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट उन ग्राउंड्स को पढ़ता है, और उन ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर अगर हाई कोर्ट उसे रिजेक्ट कर दे, फिर दैट इज अनदर थिंग। अगर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, फिर दैट इज अपहोल्डेड, कि वो सजा मौत की बनी हुई है। फिर नाउ यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बाय हैविंग दैट ऑर्डर ऑफ द सेशंस एंड द हाई कोर्ट। फिर यू हैव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट विल कंसिडर द मैटर। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास आपने ये मैटर लगाया है, और सपोज करिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को अपहोल्ड कर दिया है कि आपकी मौत की सज़ा बरकरार रहेगी, ऐसे में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है, जिस दिन ये ऑर्डर या जजमेंट, ऑर्डर और जजमेंट में एक अंतर होता है। ऑर्डर का मतलब यहाँ ये है कि जो अभी अंतरिम आपको एक आदेश दिया गया है जो कभी फाइनल जजमेंट की शक्ल ले लेगा, और जजमेंट वो होता है जो फाइनली दे दिया गया है। ये दोनों में से जो भी आपको कन्वे हुआ है, इसके 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना होता है। रिव्यू का मतलब ये है कि आप कोर्ट से ये कह रहे हैं कि कोर्ट रिव्यू करे अपने इस निर्णय को। ये बात समझ में आई? 30 दिन की अवधि कोर्ट बढ़ा सकता है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, अगर पार्टी ये प्रूव कर दे बहुत स्ट्रांगली कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से वो 30 दिन में ये नहीं कर पाया था। अगर ये कर पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट दैट कैन डू दैट कंडोन सिस्टम कि वो उसे एक्सटेंड कर देगा। बट अभी के लिए इतना समझिए कि 30 दिन का समय रहता, अवधि 30 दिन। 30 दिन के अंदर आप प्ली लगाइए रिव्यू की, और रिव्यू की इस प्ली की शक्ति मिलती है आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 इज सेइंग द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर्स। मैंने अभी पढ़ करके बताया, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने ऑर्डर्स और जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत, ये भूलना नहीं। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि स्कोप क्या है रिव्यू पिटीशन का। जिस मामले में आपने रिव्यू पिटीशन लगाई है, उस मामले की दोबारा अफ्रेश सुनवाई नहीं होगी। फिर क्या होगा? अगर बहुत ज़बरदस्त कोई ग्रेव एरर है, जिस एरर का मतलब यहां पर पेटेंट एरर है, वो नॉट मिस्टेक्स ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट, मतलब वो एक तरह का पेटेंट मैटर है, सॉरी पेटेंट एरर है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस टोटली डिफरेंट हो सकते थे। कोई ऐसी छोटी मोटी रिटर्न या कोई और मिस्टेक नहीं है जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई प्रतिक्रिया आगे नहीं, मतलब जिससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। समझ आई?
छोटी मोटी कोई मिस्टेक है, इट इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, उससे कोई निर्णय में अंतर पड़ने वाला नहीं था। लेकिन अगर कोई ग्रेव एरर है, कोई इस तरह का एरर है जिसे आप पेटेंट एरर कह रहे हैं, जो पूर्ण रूप से निर्णय में बदल सकता है दिशा, इस मामले की गंभीर, इसको देखते हुए रिव्यू पिटीशन फाइल करने का आपको प्रावधान है। तो स्कोप में ये आ रहा है, नॉट टू टेक फ्रेश स्टॉक ऑफ द केस, दोबारा से सारा केस नहीं लेगा फ्रेश, बट टू करेक्ट ग्रेव एरर, टू करेक्ट पेटेंट एरर एंड नॉट मिस्टेक्स ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट। ओके, और ये ग्रेव एरर और पेटेंट एरर किस अवधारणा पर होगा? अगर लिटरली मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता नजर आ रहा है कि ये एरर इस कैपेसिटी का है कि इससे जस्टिस मिस कैरेज हो सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसे रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करेगा। तो मतलब रिव्यू पिटीशन स्वीकार करना सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है। सुप्रीम कोर्ट इसे रेगुलर नहीं, रेयर केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये रेगुलर प्रक्रिया नहीं है। अब मुद्दा यहाँ पर क्या क्या आ जाता है, इसको समझिए। 1975 जस्टिस कृष्णा अय्यर केस में ये बात कही गई थी। 1975 के जस्टिस कृष्णा अय्यर केस में क्या कहा गया था? पेटेंट एरर होना चाहिए, तब जाकर के आपकी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगी। और 2013 में 3 ग्राउंड्स बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इन 3 ग्राउंड्स पर आप रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं। 3 ग्राउंड्स कौन सी है? पहली ग्राउंड है द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस was not within the knowledge of the petitioner or could not be produced by him। कोई नया तथ्य उजागर हो गया, कोई नई चीज़ आ गई सामने, कोई नया मैटर, कोई नया सुराग मिल गया, कोई नया चश्मदीद आ गया, कुछ नया गवाह मिल गया, जो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ऐसा पता लगता है कि पहले ये पिटीशनर के दिमाग या तो पहले पिटीशनर की नज़र में जानकारी में ये नहीं था, और अगर मान लीजिए जानकारी में था तो किसी कारणवश वो इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाया था। ऐसा अगर तथ्य सामने आ गया तो फिर से रिव्यू पिटीशन आ जाएगी, है ना। एकदम लास्ट मोमेंट में आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई एक नया एविडेंस, माय लॉर्ड ये चश्मदीद वापस आ गया दुबई से। अब ऐसे में आपने तो पहले जजमेंट दे दिया था मौत की, सब वो चश्मदीद एकदम से आ गया। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा चश्मदीद कहाँ से लाए हो तुम? चश्मदीद मतलब कि चश्म माने आई विटनेस। वो कहेगा ये चश्मदीद को मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ, 30 दिन के अंदर अंदर सारा मामला मैंने सेट किया और ये मेरी जानकारी में तो था, लेकिन मैं इसे किसी कारणवश प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं इसे वहाँ से ला ही नहीं पा रहा था। या अचानक से उस आदमी को एक कॉल आ जाती है कि तुझे मैं बचा सकता हूँ। कहता कैसे? उस दिन मेरे CCTV कैमरा पर वो सारी फुटेज रिकॉर्ड हुई थी और मैं वहाँ ला सकता हूँ अभी के अभी। तो ये फिर कहेगा माय लॉर्ड मुझे एक नया CCTV फुटेज मिला है। माय लॉर्ड पूछेंगे कि ये पहले क्यों नहीं लाया? मेरी जानकारी में ही नहीं था। अब उसमें साफ दिख रहा है कि इसने चाकू नहीं घोंपा है, इसे पीछे से किसी ने धक्का मारा और इसका चाकू घुप गया। अब कोर्ट तो ये नहीं कहेगा ना बस एक बार डिसीजन दे दिया, अब तुम जितने मर्जी एविडेंस ले आओ, चाकू तो तुम ही से घोंपा है। चाकू घोंपना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे नियत। देखो कोर्ट बहुत और जजमेंट बहुत जबरदस्त, किस नियत से चाकू घोंपा है ये बड़ी बात है। KM नानावती केस 1960 मूवी देखी होगी आपने, रुस्तम, अभी अक्षय कुमार की। क्या हुआ था उसमें? पत्नी के मित्र को मारा है, प्रूवन है, प्रमाणित है, लेकिन क्या हुआ? मर्सी प्ली सैंक्शन की है राष्ट्रपति ने और उन्हें छोड़ा गया था। ये माना गया था कि बहुत कंपल्सिव रीजंस बनते थे तो उन्होंने ये किया, और उन्होंने अपना बाकी सारा जीवन इंग्लैंड में बिताया, 4-5 साल अंदर रहे, बस प्रमाणित है, सब कुछ है, लेकिन मर्सी मिली, उन्हें कम्यूटेशन मिला। तो कंपल्सिव ग्राउंड जैसी बातें, ऐसे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो कह रहे माय लॉर्ड ये चाकू घोपा मुझसे, तो वो कह रहे हैं ठीक है बनता है, पहली ग्राउंड हो गई, आजा। ये ग्राउंड नहीं हुई। दूसरा, मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, साफ ही दिख रहा है, मुंह पे दिख रहा है, जज को मुंह पे दिख रहा है मिस्टेक हुआ, एरर हुआ है, एपरेंट एकदम क्लियरली वहां से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, और साफ ही प्रमाणित हो गया यार तुमने कंसिडर ही नहीं किया, पहले ये तथ्य तुमने कंसिडर नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट तथ्य था ये बयान नहीं लिया तुमने। ये अगर ये प्रमाणित हो रहा है तो फिर भी लेना ही पड़ेगा भाई, ये कोई जिद थोड़ी ना है कि दे दे डिसीजन। और तीसरा, अ रीजन दैट इज एनालॉगस, एनी रीजन दैट इज एनालॉगस टू द अदर 2 ग्राउंड्स, कोई भी ऐसा नया कारण, कोई भी ऐसा नया आधार जो इन दोनों से मेल खाता है। समझ आई? क्योंकि जो कोर्ट इतना भी रिजिड नहीं करता कि इन दोनों ही में डाले, हो सकता है ऐसा कोई तीसरा आ जाए जिसका मेल कहीं ना कहीं इनसे बन जाता है। तो ये 3 ग्राउंड 2013 में बता दी गई। रिव्यू पिटीशन में आप 3, तो देखिए पहली बात तो ग्राउंड बताई गई है,
ऐसे ही नहीं रिव्यू पिटीशन आप लगा सकते, आपको ग्राउंड सेटिस्फाई करनी पड़ेगी रिव्यू पिटीशन में, फिर जा करके रिव्यू पिटीशन लगेगी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे बड़ा तथ्य कौन लगा सकता है? अब मैं एक पार्टी हूँ, ठीक है, मुझसे चाकू घुपा है, और एक पार्टी वो है जिसमें चाकू घुपा है। अब ये दोनों ही जो हैं ये पार्टियां हैं। अब आप कहेंगे सर रिव्यू पिटीशन इनमें से ही कोई एक लगाएगा। अगर तो मुझे बाइज्जत बरी कर दिया तो रिव्यू पिटीशन वो लगाएगा जिसको दर्द हुआ है, जिसमें चाकू गया है। और अगर तो मुझे गुनहगार दे दिया है करार तो मैं लगाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे बचाव मिलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी लगा, एनी पर्सन जो इस निर्णय से नाखुश है, एनी पर्सन जो इस निर्णय से नाखुश है। जैसे मान लीजिए राम मंदिर मामला था, कोई भी लगा सकता था रिव्यू पिटीशन। जरूरी नहीं है कि राम जन्मभूमि न्यास या राम लल्ला की तरफ से या बाबरी मस्जिद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नहीं, एनीबडी। आधार यहां पर रखा गया है पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण ही करना है हमें, तो एक वेलफेयर स्टेट बनाना है ना। हो सकता है दोनों पार्टियों के निगाह में कोई तथ्य ना आया हो, तीसरी ही एक पार्टी आ गई, एक पर्सन आ जाए, माय लॉर्ड वो तो कहीं जंगलों में चला गया है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे एक सीसीटीवी मिला है और मैं आपके इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं। ये सीसीटीवी प्रमाणित करता है कि वो बेगुनाह है, शहंशाह बेगुनाह है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में ऐसा ही होता था ना, उसके हक में कोई और ही आ जाता था और वो तो सांसें लेता था, ये सब करता था फिल्म में। ये एनी पार्टी, यहाँ पे देखो एनी पर्सन, फंस मत जाना, एनी पर्सन अग्रीव्ड, कोई भी पर्सन जिसे लग रहा है मैं अग्रीव्ड हूं इस निर्णय से, वो इसमें आ जाएगा। आई बात समझ में? अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये 30 दिन का निर्णय आएगा। ये किस जजमेंट में बोला गया? 1966 के जजमेंट में। अब इसमें कुछ बातें बताएं। क्या ये आपका राइट बनता है कि आपको ओपन कोर्ट में सुना जाए जनता के बीच? बिल्कुल भी नहीं। ये ओरल हियरिंग के लिए राइट नहीं बनता है, ये सर्कुलेशन में ही सुन लिया जाता है, यानी कि जजेस के चैम्बर में। इसे कहते हैं हियरिंग बाय सर्कुलेशन। कहाँ सुन लिया गया? जजेस के चैम्बर में। हियरिंग बाय ओरल मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कोर्ट कैन डिसाइड, अगर उसे लगता है कि मैटर बनता है तो फिर वो उसे ओपन कोर्ट में सुन सकती है। पहली बात तो ये हियरिंग बाय सर्कुलेशन है, चैम्बर में सुन लिया जाएगा, वहीं निपटा दिया जाएगा। बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और अगर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट लगाई है तो फिर ये सुना जाएगा जनता के बीच, ओपन कोर्ट में भी सुना जाएगा। ये दोनों प्रावधान यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये रिव्यू पिटीशन की बात समझ ली। रिव्यू पिटीशन किसके मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस हुआ नजर आता है? किस आधार पे पता लग रहा है? ग्रेव एरर और पेटेंट एरर हो गया। कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, जिसका कोई आधार आगे नहीं, कुछ अंतर आने वाला नहीं। 3 ग्राउंड बता दी, कोई नई डिस्कवरी आ रही है, कोई रिकॉर्ड्स में पता लग रहा है प्रत्यक्ष की कोई गलती हुई है, और या फिर कोई भी इनसे जुड़ा मुद्दा। आई बात समझ में? 30 दिनों के अंदर अंदर लगानी है जब पहला निर्णय लेकर के आएगा, और आर्टिकल 137 के तहत इसका प्रावधान है। और ये रूल ऑफ लॉ को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है, जस्टिस सिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें, ये सारे तथ्य रिव्यू पिटीशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन में भी आपको मौत की सजा मिल गई है, सजाए मौत ही मिली है। 2002 में एक मामला आया, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स। अब ये दोनों पति पत्नी थे। रूपा अशोक हुर्रा, पति का नाम लगाया हुआ उसने अशोक हुर्रा, रूपा और अशोक हुर्रा दोनों पति पत्नी थे। इनमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल गया। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल गया, पहले इनमें झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, फिर इन्होंने म्यूचुअल प्ली फाइल कर दी कि हमें डिवोर्स लेना है। ठीक है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया तो हुआ ये कि जो रूपा अशोक हुर्रा है वो बाद में मुकर गई। वो कहती मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स। बाद में उसने कह दिया मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स, तो मामला लगाया गया, रिव्यू पिटीशन लगा दी गई, जजमेंट तो आ गया। रिव्यू पिटीशन में फिर वही निर्णय आ रहा है। तो कोर्ट ने फिर तब पूछा कि क्या कोई हमारे पास ऐसी मशीनरी है एग्जिस्ट कर रही जिसके तहत हम रिव्यू पिटीशन के बाद भी कुछ देख सकें, कुछ कर सकें? तो फिर वकीलों ने कहा भी ऐसी तो कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रिव्यू पिटीशन ही आखिरी चीज़ है, बस वही एक मामला बनता है। कहते फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर नेचुरल जस्टिस डिनाई हो गया हो, ऐसा हो सकता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया हो, तो उसकी भी उन्होंने अलग अलग, टू अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। ऐसा हो सकता है ना कि पावर का अब्यूज कर लिया हो जजेस ने, पावर का अब्यूज जान के नहीं गलती से भी हो गया हो,
कि मान लीजिए सजा देनी कुछ बनती थी, दे ज़्यादा दे दी, शक्तियों का अधिक इस्तेमाल हो गया, शक्तियों का अतिक्रमण कहते हैं ऐसे, ये हो गया। कोई तो एक लास्ट प्रक्रिया हो जिसके तहत कोर्ट जो कि लॉ की विधि का पालन करते हुए अपनी जजमेंट्स देता है, कहीं उसने उस विधि का पालन करते हुए ही गलत जजमेंट तो नहीं दे दिया। इसको सुधारने के लिए भी तो कोई विधि बनाओ, क्योर तो करो, क्योर तो करो, सुधार तो करो। समझ आई? तो इसे कहते हैं क्योर, क्यूरेटिव। ये क्योर से आता है। आई बात समझ में? तो इसलिए फिर अशोक हुर्रा केस 2002 में, रूपा अशोक हुर्रा केस में फिर ये क्यूरेटिव पटिशन का सिस्टम आया। आई बात समझ में? और ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें बहुत नैरो कर दिया इसको, रिव्यू पटिशन से ये बहुत नैरो है, इसका रास्ता एकदम जाम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। इट इज़ अ वेरी रेयर एस्पेक्ट। तो ये भी आपका राइट नहीं है, ये भी डिस्क्रिशन ही बनती है कोर्ट की। आई बात समझ में? अब इसके तहत आप क्या करेंगे, होगा क्या, रिव्यू पटिशन का निर्णय कैंसिल होने के, मतलब रिव्यू पटिशन आपकी हो गई, मान लीजिए कि आपने रिव्यू पटिशन लगाई थी, या तो वो रिव्यू पटिशन स्वीकार ही नहीं हुई, पहला केस, या वो रिव्यू पटिशन स्वीकार होने के बाद उस पर जजमेंट आ गया। दोनों ही कंडीशन में 30 दिन के अंदर अंदर क्यूरेटिव लगानी है। दोनों ही कंडीशन में क्या करनी है, 30 दिन के अंदर अंदर क्यूरेटिव लगानी है। अब आपको क्यूरेटिव पटिशन लगानी है और यहाँ पर 30 दिन का ही समय सीमा दी गई है। अब इस क्यूरेटिव पटिशन में क्या होगा, ये रेयरेस्ट कैसे बनती है, रेयरेस्ट ऐसे बनती है कि आपको अपने केस को बहुत प्रिंसिपली मेरिट में रखना होगा, यानी कि आपको सीनियर मोस्ट एडवोकेट से उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा अपनी प्ली को। तो उस पर सर्टिफिकेशन होता है, एक सर्टिफिकेट लगता है। वो प्ली सर्टिफाई जब होगी तो सर्टिफिकेशन किस चीज़ को सर्टिफाई किया जाएगा, ये देखा जाएगा इन तथ्यों को कि अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ, मतलब जस्टिस दिया तो है पर प्रमाणित नहीं कर पाए कि जस्टिस दिया है। जज अपना निर्णय देते हुए तथ्यों को प्रकट नहीं कर पाया, अच्छे से पूरे सब्सटेंसेस नहीं प्रेजेंट कर पाया, बता नहीं पाया कि ये निर्णय मैं क्यों दे रहा हूँ। इससे पता लगता है कि वो अल्टीमेटली प्रेजुडिसेस से भरा हो सकता है, अब्यूज़ ऑफ पावर हो गया, ये मामला बनता है। फिर कुछ खास हालात उस पर्सन से जुड़े हुए, कुछ खास केसेस, जैसे उसकी दिमागी शारीरिक हालत, जैसे उसके ऊपर कितने परिवार के जन आश्रित हैं, कितने फैमिली मेंबर आश्रित हैं, जैसे वो जो फैमिली मेंबर आश्रित हैं उनकी खुद की परिस्थितियां कैसी हैं, जैसे उसका व्यवहार, ये सब तो अभी वकील ने कहा था उसका व्यवहार कहीं पर कैसा रहा, कोर्ट में कैसा रहा, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब आप ये प्ली लगा रहे हैं, इस प्ली में ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने इसमें ग्राउंड डाली हैं वो ग्राउंड रिव्यू पटिशन में होनी चाहिए। जो आपने इसमें ग्राउंड डाली हैं वो ग्राउंड रिव्यू पटिशन में होनी चाहिए, और आपको ये प्रमाणित करना होता है कि रिव्यू पटिशन में के दौरान हमें हियरिंग का मौका नहीं दिया गया। हमने ये ग्राउंड्स रिव्यू पटिशन में रखी थी, लेकिन रिव्यू पटिशन के दौरान हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, तो हमें ऐसा लगता है हमारी सुनवाई अच्छे से नहीं हुई। समझ आई बात? और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिव्यू पटिशन जब हमने लगाई थी तो उस पटिशन के दौरान हमने जो ये तथ्य अवगत कराए थे, कोर्ट ने इन तथ्यों को अच्छे से नहीं लिया है, अभी भी वो एरर एग्जिस्ट कर रहा है और इसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा आपको। इसके बेसिस पर कोर्ट आपकी प्ली एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके लिए होता क्या है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास पहले ये प्ली जाती है। वो 3 सीनियर मोस्ट जज और जिन जजेस ने पहले निर्णय दिया है उनमें से कम 2 जजेस के पास ये प्ली जाएगी। ये जब मेजॉरिटी से निर्णय लेंगे कि हाँ प्ली एक्सेप्ट करनी है, फिर प्ली एक्सेप्ट होगी, फिर प्ली एक्सेप्ट होगी। जब प्ली एक्सेप्ट हो जाएगी तो इसे कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जज सुनेंगे, जिसमें सीनियर मोस्ट में चीफ जस्टिस का होना तो लाजमी ही है, और इसमें वो जजेस होने चाहिए जिन जजेस ने पहला निर्णय दिया था, पहला निर्णय जिन्होंने दिया था वो इसमें होने चाहिए। आई बात समझ में? इसमें भी आपके पास राइट नहीं है कि आपको ओपन कोर्ट में सुना जाए, ये भी सर्कुलेशन में ही जाती है, तो ये भी चेंबर में सुनी जाती है वाया सर्कुलेशन। लेकिन